स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लीडिंग परीक्षा पे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैटिक जी के जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन जो कि यूपी ट्रिपल एससी, टेट, एसएससी तथा रेलवे के किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं। और दोस्तों, आपको हमने पहले ही बताया है और आज भी बता रहे हैं कि इस क्वेश्चन में हम सिर्फ 25 क्वेश्चंस ही रखा है, क्योंकि इन क्वेश्चन का हम पोस्टमार्टम करेंगे और उसको विथ मैप और अथेंटिक एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे, क्योंकि यह मॉक टेस्ट नहीं है। इसमें हम सीखेंगे भी और प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी इस छोटी सी वीडियो को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन ए शहद के, ऑप्शन बी रेशम के, ऑप्शन सी सेब के या फिर ऑप्शन डी लाख के। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन या फिर शहद के उत्पादन से संबंधित है। तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण कल्चर्स के बारे में। तो एपीकल्चर जो कि बी कीपिंग के बारे में दिया गया है, वही मधुमक्खी या फिर शहद कह सकते हैं। एर्बोरिकल्चर ये है कल्टीवेशन ऑफ ट्री एंड स्क्रब्स। एक्वाकल्चर कल्टीवेशन ऑफ और रेयरिंग ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल, जलीय जीवों के बारे में इसमें हम अध्ययन करते हैं। एविकल्चर ब्रीडिंग एंड रेयरिंग ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के बारे में इसमें हम अध्ययन करते हैं या उत्पादन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कल्चर है तो सारी जगह उत्पादन से संबंधित होता है। फ्लोरिकल्चर कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर की खेती या फिर उसको हम उत्पादन कह सकते हैं। हॉर्टिकल्चर कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, नट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स। पीसीकल्चर का सीधा संबंध है मछली उत्पादन से। पोमिकल्चर कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, यानी कि फलों के उत्पादन से संबंधित है पोमिकल्चर। सेरिकल्चर ब्रीडिंग ऑफ सिल्कवॉर्म, रेशम कीट से संबंधित है। विनिकल्चर या विटिकल्चर कल्टीवेशन ऑफ ग्रेपिंग ऑफ वाइन मेकिंग, यानी कि इसमें अंगूर के उत्पादन से संबंधित है हमारा विटिकल्चर। तो आइए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऑप्शन ए इंद्र और उनका हाथी, ऑप्शन बी उर्वशी का स्वर्ग, ऑप्शन सी पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण या फिर ऑप्शन डी सोम और इस पेय पर नामांकित देवता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम और इससे पेय पर नामांकित से संबंधित है। आइए जानते हैं ऋग्वेद के कुछ महत्वपूर्ण मंडलों के बारे में। द ऋग्वेदा इज डिवाइडेड इंटू 10 मंडल्स। तो हम पहले यह जाने ऋग्वेद में कुल मिलाकर 10 मंडल हैं। इनमें से द फर्स्ट एंड 10th मंडल्स आर यंगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। इसका मतलब यह हुआ कि जो पहला और 10वां मंडल है वह सबसे नया और सबसे लंबा है। द गायत्री मंत्र इज इन ऋग्वेदा इज टेकन फ्रॉम मंडल 3, यानी कि जो गायत्री मंत्र है वह ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। मंडल 9 इज कम्प्लीटली डिवोटेड टू सोमा, यानी कि 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है, जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था। द 10th मंडल कंटेन्स द पुरुष सुक्ता विच एक्सप्लेन्स द 4 वर्ण दैट वेयर बॉर्न फ्रॉम माउथ, आर्म, थाइस एंड फीट ऑफ द ब्रह्मा। इस 10वें मंडल में यह बताया गया है, जो कि पुरुष सूक्त के बारे में बताया गया है। जो 4 वर्ण होते हैं वह पुरुष सूक्त यानी कि ब्रह्मा के मुंह, भुजाओं, थाइज और फीट से निकले हुए हैं। तो इस तरह से ये था हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन। दोस्तों, हमने पूरा एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है और संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट देने का भी प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में ये किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मिजोरम या फिर ऑप्शन डी गुजरात। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? ऑप्शन ए मास्की का लघु स्तंभ, ऑप्शन बी
रुम्मिनदेई स्तंभ, ऑप्शन सी कीन स्तंभ या फिर ऑप्शन डी भाब्रू स्तंभ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। आइए देखते हैं कुछ अब अशोक के स्तंभों से पूछे जाने वाले बार बार परीक्षाओं में प्रश्न के लिए ये एक्स्ट्रा फैक्ट है जो कि आप देखेंगे अब अशोक के स्तंभों से और अभिलेखों के। इसमें पहला है कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मिदेई है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई थी। अशोक का 7वां अभिलेख भाब्रू शिलालेख जयपुर सबसे लंबा अभिलेख है, जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक ने धर्म संदेश 7वें स्तंभ में है। शीर्ष पर बृहद प्रतिमा रामपुरवा स्तंभ लेख में है और यह जो इम्पोर्टेंट है शीर्ष पर पीठ सटाए 4 सिंह सारनाथ यानी कि उत्तर प्रदेश स्तंभ लेख में हैं, जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। तो ये थे दोस्तों अशोक के स्तंभों से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो आगे बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। दक्षिण गंगोत्री स्थित है। ऑप्शन ए उत्तराखंड में, ऑप्शन बी आर्कटिक में, ऑप्शन सी हिमालय में या फिर ऑप्शन डी अंटार्कटिका में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, यानी कि दक्षिण गंगोत्री एक प्रोजेक्ट है जो कि ऑप्शन अंटार्कटिका में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट में संपादक दिए गए हैं और सूची सेकंड में पत्रिकाएं दी गई हैं। तो इनमें आपसे पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आइए एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। दादा भाई नौरोजी रफ्त गोफ्तर बिल्कुल सही है। एनी बेसेंट न्यू इंडिया यह भी सही है। बाल गंगाधर की केसरी यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन BR अंबेडकर की इंडिपेंडेंट जो ऑप्शन ए में दिया है वह सही नहीं है और हमसे सही ही नहीं पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? दीवान मनीराम दत्त, ऑप्शन बी कंद पेशवर सिंह, ऑप्शन सी पुरंदर सिंह या फिर ऑप्शन डी पियाली बरुआ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1857 की क्रांति में असम के जो नेता थे दीवान मनीराम दत्त थे। तो आइए देखते हैं 1857 की क्रांति के कुछ विभिन्न नेताओं को जिन्होंने अलग अलग जगहों से इस स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और उसका नेतृत्व भी किया था। तो दिल्ली के लिए सबसे पहले देखते हैं बहादुर शाह जफर, बख्त खां, और जो इनका उन्मूलन के लिए जो अधिकारी था कौन से अंग्रेज़ों ने उन अधिकारियों को दिया उसको भी जानेंगे। तो दिल्ली में जो क्रांतिकारी नेता थे बहादुर शाह जफर थे और बख्त खां थे, और अंग्रेज़ों ने इस क्रांतिकारी आंदोलन को दबाने के लिए दिल्ली में निकोलसन और हडसर को भेजा। इसी तरह आप कानपुर में देखेंगे नाना साहब तात्या टोपे थे, लखनऊ में बेगम हजरत महल थीं, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थीं, इलाहाबाद में लियाकत अली थे, जगदीशपुर में कुंवर सिंह थे, बरेली में खान बहादुर खां थे, फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला थे, फतेहपुर में अजीमुल्ला खान थे। और इधर दिया गया है इनसे संबंधित जो अंग्रेज़ भेजे गए इस क्रांति को दबाने के लिए। तो ये चीज़ें आप नोट करेंगे, अगर अभी नोट नहीं कर सकते तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है? ऑप्शन ए दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑप्शन डी अफ्रीका। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है बताना है आपको इनमें से किस महाद्वीप के बगल में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के स्थित है। आइए देखते हैं मैप में। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि मैप से चीज़ों को जितना हो ज्योग्राफी को समझने का प्रयास करें।
अच्छे से समझ में आती है और उसका दृश्य हमारे मन मस्तिष्क में बैठ जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये हमारा पूरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और ये है ग्रेट बैरियर रीफ। तो ये हमसे यही ही पूछा था, तो इस तरह से आपको ध्यान भी आ जाएगा कि यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनैतिक फिरौती कहा? ऑप्शन ए लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ऑप्शन बी लॉर्ड वेवल, ऑप्शन सी लॉर्ड लिनलिथगो या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड मॉन्टेग्यू। आपको बताना है कि गांधी जी के आंदोलन को इनमें से किसने राजनैतिक फिरौती कहा था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनैतिक फिरौती कहा था। आइए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? ऑप्शन ए क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन बी धूमकेतु, ऑप्शन सी ग्रह या फिर ऑप्शन डी निहारिका। इसमें पूछा है कि सौरमंडल का भाग कौन सा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि निहारिका हमारी सौरमंडल का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी एन.जी. रंगा, ऑप्शन सी राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये नहीं तो अभी तक हमारे द्वारा दिए गए एग्ज़ाम्स जो हम देते थे एग्ज़ाम्स, तब उस समय मेरे सामने ही 4-5 बार ये हमसे किसी न किसी परीक्षा में मिला था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि एन.जी. रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। और आपके लिए मैं कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन छोड़ जाता हूं कि वह है कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध तो एन.जी. रंगा ने किया था, लेकिन क्यों किया था यह आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित महानगरों में किसका लिंगानुपात अधिकतम है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चेन्नई या फिर ऑप्शन डी दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि चेन्नई में सबसे अधिक लिंगानुपात है दिए गए ऑप्शंस में से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। राज्यसभा में होते हैं ऑप्शन ए 280 सदस्य, जिनमें से 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। बिल्कुल नहीं, यह ऑप्शन तो गलत है। 275 सदस्य, जिनमें से 18 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यह भी बिल्कुल गलत है। 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। हमारा बिल्कुल सही आंसर मिल गया और वही है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन ए गृह मंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या फिर ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान जो होगा वह होगा राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं अपने आज के 15वें क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? आपको इनमें से बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है। संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार, संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार, बिल्कुल ये तो सही नहीं है, ये तो गलत है। आगे बढ़ते हैं बी ऑप्शन की तरफ। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता, नहीं बिल्कुल ये भी गलत है, क्योंकि तीसरा भाग तो मौलिक अधिकार है। संविधान का चौथा ए भाग मौलिक कर्तव्य, ये हमारा बिल्कुल सही है। तो इसलिए हमसे सही ही पूछा गया था, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों में वरीयता की दृष्टि से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री, फिर उसके बाद राज्य के राज्यपाल। इसी तरह करके चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा वरीयता क्रम सही है।
आइए जानते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। सबसे पहले राज्यों के राज्यपाल, फिर उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर राज्यों के मुख्यमंत्री और उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो आइए जान लेते हैं भारत के संविधान में निर्मित पदों में वरीयता सूची कैसे होती है। सबसे पहले क्रम पे होता है वरीयता सूची में राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, फिर उसके बाद राज्यों के राज्यपाल या और उनसे संबंधित राज्यों के भीतर। 5वें नंबर पे होते हैं पूर्व राष्ट्रपति, फिर उसके बाद आते हैं मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष। इस कड़ी में अगले नंबर पे आते हैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, उनके संबंधित राज्यों में और योजना आयोग। 7वें नंबर पे आते हैं लोकसभा और राज्यसभा में के विपक्ष के नेता, भारत रत्न अलंकृत प्राप्त करता। और उसके बाद आते हैं भारत के लिए मान्यता प्राप्त राष्ट्रमंडल के राजदूत, असाधारण और पूर्ण अधिकारी और उच्च आयुक्त, राज्यों के राज्यपाल संबंधित अपने राज्यों से बाहर तथा मुख्यमंत्री अपने राज्य के बाहर। ये है वरीयता सूची जो कि हमने आज जाना। इसमें अभी 9वें नंबर पे भी देखते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग, मुख्य चुनाव आयोग, नियंत्रण और महालेखक परीक्षक। और इस कड़ी में हमारे अगली वरीयता सूची में आते हैं राज्यसभा का उपसभापति, राज्यों के उप मुख्यमंत्री, लोकसभा के उपाध्यक्ष, योजना आयोग के सदस्य, संघ के राज्यों के मंत्री। तो ये थी कंप्लीट हमारी वरीयता सूची। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लग रही है या आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है? ऑप्शन ए दोस्तों ये 13 नहीं 1.3 एकड़ से कम भूमि वालों को, ऑप्शन बी 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को, ऑप्शन सी 2.5 एकड़ से कम भूमि वालों को, या फिर ऑप्शन डी 1.5 एकड़ से कम भूमि वालों को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक उन्हें कहा जाता है जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 74 में, या फिर ऑप्शन सी अनुच्छेद 356 में, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 76 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। वैसे तो सारे ही क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन ये है इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार ही पूछा जाता है कि मंत्रिमंडल का शब्द का प्रयोग संविधान में, पूरे संविधान में एक ही जगह प्रयुक्त हुआ है और वह भी 352 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। कोर सेक्टर का तात्पर्य है ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी चयनित आधारभूत उद्योग, ऑप्शन सी रक्षा, या फिर ऑप्शन डी लोहा एवं इस्पात उद्योग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा लोहा एवं इस्पात उद्योग। आगे बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है ऑप्शन ए नाइट्रोजन लेना, ऑक्सीजन छोड़ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, हरे पौधे नाइट्रोजन नहीं लेते और ऑक्सीजन नहीं छोड़ते। ऑक्सीजन छोड़ते हैं लेकिन नाइट्रोजन नहीं लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ना। ऑक्सीजन लेना नहीं, बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना। तो आइए देखते हैं फोटोसिंथेसिस की क्रिया कैसे करते हैं पौधे। जैसा कि हमने कहा था पोस्टमार्टम करेंगे क्वेश्चंस का। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा हरा पौधा, इसको मिल रही है इधर से सनलाइट और इधर से हवा से ही, ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और ये मिट्टी से वाटर भी ले रहा है। और इधर छोड़ क्या रहा है इस प्रोसेस के बाद?
यहाँ पे शुगर ग्लूकोज के फॉर्म में छोड़ रहा है और ऑक्सीजन भी छोड़ रहा है, जो कि क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था। अब आइए इसका देखते हैं रासायनिक सूत्र कैसे होता है। तो वो होता है ऐसे, देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर, और इसके बाद सनलाइट की प्रेजेंट में ये रासायनिक अभिक्रिया होती है और ये ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ये रहा ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। तो आज के वीडियो में हमने ये सब चीज़ें जानने का मौका मिल रहा है और हम जान रहे हैं। आगे बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में आने वाला फ्यूज तार जिस धातु का बना होता है उसका ऑप्शन ए गलनांक कम होता है, ऑप्शन बी गलनांक ज़्यादा होता है, ऑप्शन सी प्रतिरोध अधिक होता है, ऑप्शन डी प्रतिरोध कम होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि जो हमारा फ्यूज तार बना होता है उसका गलनांक बिल्कुल कम होता है। क्योंकि अगर बिजली अचानक से अधिक हुई, अगर इसका गलनांक कम होगा तो यह गल जाता है और हमारे घर की सर्किट ब्रेक हो जाती है, जिससे हमारे घर में लगे कीमती अप्लायंस जो होते हैं वो बच जाते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि फ्यूज का तार का गलनांक कम होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति, या फिर ऑप्शन डी किसी की भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि भारत के राष्ट्रपति। वित्त बिल के लिए इनकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, किसकी है? ऑप्शन ए लोहे और तांबे की, ऑप्शन बी लोहे और जस्ते की, ऑप्शन सी लोहे और क्रोमियम की, या फिर ऑप्शन डी लोहे और ग्रेफाइट की। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि लोहे और क्रोमियम की। तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण एलॉयज के बारे में, मिश्र धातुओं के बारे में, जो हमसे अक्सर परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। एलॉय दिया गया है इस साइड और इनके कंपोजिशन दिए गए हैं इस साइड। जैसे कि हमारे पास है स्टील, स्टील में कार्बन, आयरन और निकिल होता है। इसी प्रकार स्टेनलेस स्टील में आयरन और क्रोमियम और निकिल भी होते हैं। सोल्डर में लेड एंड टीन भी होते हैं। ब्रॉन्ज में कापर और टीन होता है। ब्रास में कापर और जिंक होता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि इन्हीं दोनों से ज़्यादा पूछे जाते हैं, ब्रॉन्ज और ब्रास से। ब्रॉन्ज और ब्रास से पूछे जाते हैं। तो इसका एक हम ट्रिक आपको बता सकते हैं जो कि हम यूज किया करते थे। जैसे कि ब्रॉन्ज, इंग्लिश नाम आप याद रखिएगा, ब्रॉन्ज में जेड आता है, ब्रॉन्ज में जेड आता है, लेकिन इसके कंपोजिशन में जेड नहीं आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ब्रास में जेड नहीं आता है तो इसके कंपोजिशन में जेड आएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, इसको एक ट्रिक की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ब्रॉन्ज में जेड है लेकिन इसके कंपोजिशन में कापर और टीन है, लेकिन ब्रास में जेड नहीं है लेकिन कापर और टीन इसके कंपोजिशन में, कापर और जिंक है, यानी कि जेड है। तो इस तरह से आप इसको एक ट्रिक बना के याद रख सकते हैं। शायद यह कभी न भूलेगा, क्योंकि इसके बाद मुझे यह कभी नहीं भूला था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, ऑप्शन बी मोमबत्ती का जलना, या फिर ऑप्शन सी दूध से दही का बनना, ऑप्शन डी पानी में चीनी का घुलना। सबसे पहले जानते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होते हैं जिसमें किसी पदार्थ या उस चीज़ों के भौतिक रूप में बदलाव तो होता है, लेकिन रासायनिक क्रियाएं कुछ नहीं होती, नया पदार्थ कुछ नहीं बनता, तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उसी के विपरीत रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, जो नया जो पदार्थ बनता है उसके गुण और उसकी जो कंपोजिशन होती है सब में परिवर्तन हो जाता है, उसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन भौतिक परिवर्तन में केवल अवस्थाएं चेंज होती हैं और उसका रूप चेंज हो सकता है, उसका साइज चेंज हो सकता है, लेकिन उसकी
कंपोजिशन रासायनिक क्रिया में कोई बदलाव नहीं होता है, उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे आपसे भौतिक परिवर्तन पूछा है, तो आइए हम एक एक करके इन ऑप्शनों से इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन ए देखते हैं, हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना। बिल्कुल, यहाँ तो रासायनिक परिवर्तन होगा, यह भौतिक परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बर्तन काले हो जाते हैं तो हवा और वायु और चांदी ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, जिससे कोई पदार्थ बनता है और उसका कलर चेंज हो जाता है। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना जो होता है यहाँ भी एक रासायनिक परिवर्तन होता है, लेकिन मोम का पिघलना पूछता अगर यहीं पे जलता है यानी कि जलकर वाष्प बन गया और उसके केमिकल चेंजेज हो गए। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछता मोमबत्ती का पिघलना तो वह हमारा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता, क्योंकि जो मोम होता है, मोम पिघल जाता है, पिघलेगा तो फिर उसको हम जमा के उसको मोम का रूप धारण करा सकते हैं। दूध से दही का बनना, दूध और दही कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाते हैं और यहाँ पे आपको एक बैक्टीरिया का नाम भी याद होगा, उस बैक्टीरिया से दूध के द्वारा रिएक्शन करके क्रिया करके दही बनती है। तो यह एक केमिकल रिएक्शन का उदाहरण होता है। पानी में चीनी का घुलना, यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, पानी चीनी में घुल जाता है, तो इसलिए यह भौतिक परिवर्तन है। अगर हम वहाँ से पानी और चीनी के मिश्रण से पानी को गर्म करते रहे, नमक को, जैसे पानी है और चीनी का घुलना है, फिर पानी या नमक है, तो उससे हम पुनः नमक भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हमें नमक प्राप्त करने के लिए तटीय क्षेत्रों में इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, पानी को भाप बना कर उड़ा दिया जाता है और नमक बच जाता है, पहले तो वो पानी में ही घुला रहता है। तो यह हमारा अवस्था परिवर्तन करके हम इस चीज़ को प्राप्त करते हैं, तो इसलिए यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। आशा करते हैं कि आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं इस सेशन के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। टेफ्लॉन एक बहुलक है जिसमें होता है ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी सोडियम या फिर ऑप्शन डी फ्लोरीन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि टेफ्लॉन एक बहुलक होता है जिसमें फ्लोरीन पाया जाता है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि टेफ्लॉन के यूजेज ऑफ टेफ्लॉन क्या क्या होते हैं, जिनसे परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, और टेफ्लॉन का यूज दैनिक जीवन में भी होने लगा है। तो देखते हैं यूजेज ऑफ टेफ्लॉन। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग वाटरप्रूफ फैब्रिक। ये क्या बोलते हैं उसको, वाटरप्रूफ जो है, वाटरप्रूफ फैब्रिक बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। इट इज़ यूज इन मेकिंग नॉन स्टिक कुकवे, यानी कि जो आजकल के बर्तन बनाए जाते हैं नॉन स्टिकी, वो टेफ्लॉन की कोटिंग के द्वारा ही बनाए जाते हैं। मेकिंग एन एंटी फ्रिक्शनल डिवाइस, जिसमें घर्षण न हो, घर्षण फ्री करने के लिए एक डिवाइसेज बनाने में भी इसका उपयोग होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर कोटिंग मेडिकल एप्लियंस, जैसे सर्जिकल डिवाइसेज बनती हैं उनमें भी इसका यूज किया जाता है। ड्यू टू इट्स हाई रेजिस्टेंस टू कोरोजन, इट इज़ यूज्ड फॉर कोटिंग दी लिनिंग ऑफ लेबोरेटरी अप्लियंस, यानी कि जो हमारे लैब में उपयोग होने वाले उपकरण हैं उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह जल्दी कोरोसिव यानी कि जंग इस पे जल्दी नहीं लगती है। तो दोस्तों, हमने आज की वीडियो में देखा क्या क्या 25 क्वेश्चन थे, लेकिन उनका हमने पोस्टमार्टम किया, उनसे हम एक्स्ट्रा फैक्ट देखें और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इन चीज़ों को हमने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। यह हमारा छोटा सा प्रयास है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हमारी वीडियो किसी भी समय आपको मिल सकती है। अगर अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा। और कमेंट बॉक्स में यह ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और अंत में आपसे एक चीज़ बस कहूँगा कि वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।